गांव के रामपुर में रहने वाले रामस्वरूप और गोमती देवी की पहचान पूरे इलाके में मेहनती और ईमानदार दंपति के रूप में थी। उनके दो बेटे थे, बड़ा बेटा राघव और छोटा बेटा मोहन। दोनों भाइयों का प्यार ऐसा था कि लोग कहते थे, अगर भाईचारा देखना हो तो रामस्वरूप के बेटों को देखो। बचपन से लेकर जवानी तक दोनों ने कभी एक दूसरे से ऊंची आवाज में बात तक नहीं की। खेत में साथ काम करते, साथ खाते और एक दूसरे के बिना कहीं नहीं जाते। समय बदला, दोनों की शादी हो गई। राघव की पत्नी रीना और मोहन की पत्नी पूजा शहर की सोच लेकर आई थीं। शुरू शुरू में सब ठीक रहा, लेकिन धीरे धीरे दोनों बहुओं ने जमीन जायदाद की बातें छेड़नी शुरू कर दी। देखो, बड़े बेटे होने का मतलब यह नहीं कि सारी अच्छी जमीन राघव को मिले। दूसरी तरफ दूसरी बहू अपने पति से कहती, तुम छोटे हो इसलिए तुम्हारे साथ हमेशा अन्याय होगा। हर दिन कान भरने का सिलसिला चलता रहा। कुछ महीनों में वही दो भाई, जो एक दूसरे के लिए जान देने को तैयार रहते थे, एक दूसरे की शक्ल तक देखना पसंद नहीं करते थे। आखिर वह दिन भी आ गया जब घर के बीचों बीच दीवार खड़ी हो गई। खेत बढ़ गए, आंगन बढ़ गया, यहां तक कि रसोई भी अलग हो गई। सबसे दर्दनाक फैसला तब हुआ जब बहुओं ने कहा, मां बाप भी बंटेंगे। एक महीना बड़े बेटे के घर, अगला महीना छोटे बेटे के घर। रामस्वरूप और गोमती देवी ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। अब हर महीने की पहली तारीख उनके लिए किसी सज्जा से कम नहीं होती थी। गठरी बांधकर एक बेटे के घर से दूसरे बेटे के घर चले जाते। अगर कभी एक दिन भी ज्यादा रुक जाते तो ताने शुरू हो जाते, अब दूसरे बेटे के घर जाइए, हमारा महीना पूरा हो गया। गोमती देवी चुपचाप आंसू पोंछ लेती, रामस्वरूप सिर झुका लेते। घर में काम करने वाली एक गरीब महिला थी, सरिता। उसका अपना कोई नहीं था। पति कई साल पहले गुजर चुका था। वह लोगों के घर काम करके अपनी छोटी बेटी का पेट पालती थी। सरिता रोज देखती कि बूढ़े मां बाप कैसे चुपचाप अपमान सहते हैं। कभी उनके लिए बचा हुआ खाना रखा जाता, कभी ठंडी रोटी दे दी जाती। वह मौका मिलते ही उन्हें गर्म चाय बना देती। कभी अपने घर से गुड़ ले आती, कभी दाल की कटोरी। एक दिन गोमती देवी ने कहा, बेटी, इतना मत किया कर, तेरे भी घर खर्च होते होंगे। सरिता मुस्कुराकर बोली, अम्मा, आप लोग मुझे बेटी कहते हैं, बस वही मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत है। सर्दियां शुरू हो चुकी थीं। एक रात इतनी ठंड पड़ी कि रामस्वरूप पूरी रात कांपते रहे। सुबह देखा तो उनकी पुरानी रजाई कई जगह से फट चुकी थी और रुई बाहर निकल आई थी। हिम्मत करके उन्होंने दोनों बेटों को बुलाया। बेटा, अगर हो सके तो एक नई रजाई दिला दो, बहुत ठंड लगती है। राघव बोला, इस महीने तो आप मोहन के हिस्से में हैं, वही दिलाएगा। मोहन तुरंत बोला, अभी तो पिछले महीने बड़े भैया के यहां थे, उन्होंने क्यों नहीं दिलाई। दोनों एक दूसरे पर बात टालते रहे। कोई भी रजाई लाने को तैयार नहीं हुआ। रामस्वरूप चुपचाप उठकर बाहर आ गए। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। यह सब सरिता दरवाजे के पीछे खड़ी सुन रही थी। उस दिन पहली बार उसे लगा कि कभी कभी खून के रिश्ते भी इंसानियत से छोटे पड़ जाते हैं। उस रात कड़ाके की ठंड थी। रामस्वरूप और गोमती देवी बिना कुछ कहे अपनी फटी रजाई ओढ़कर सोने की कोशिश कर रहे थे। ठंडी हवा रजाई के छेदों से अंदर आ रही थी। दोनों पूरी रात कांपते रहे। सुबह सरिता काम पर आई। उसने देखा कि रामस्वरूप की उंगलियां ठंड से नीली पड़ गई थीं। उसका दिल भर आया। उसने बिना किसी को बताए अपनी छोटी सी गुल्लक तोड़ी। उसमें बेटी की पढ़ाई के लिए जो थोड़े थोड़े पैसे जमा किए थे वही निकाले और बाजार जाकर एक मोटी गर्म रजाई खरीद लाई। शाम को उसने चुपचाप रजाई रामस्वरूप के कमरे में रख दी। रामस्वरूप ने पूछा, बेटी, ये किसने दी। सरिता मुस्कुराकर बोली, अम्मा बाबूजी, भगवान ने भेजी है। लेकिन गोमती देवी सब समझ गईं। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने सरिता का हाथ पकड़कर कहा, आज तूने बेटी होने का फर्ज निभा दिया। उस दिन के बाद सरिता रोज उनकी दवा समय पर देती, गरम खाना बनाकर खिलाती और रात में उनके कमरे का दरवाजा बंद करके जाती ताकि ठंडी हवा अंदर न आए। एक दिन रामस्वरूप ने देखा कि दोनों बेटे अपनी जमीन के एक छोटे से टुकड़े के लिए फिर झगड़ रहे हैं। बहुएं भी आग में घी डाल रही थीं। रामस्वरूप ने गहरी सांस ली और कहा,
जिस संपत्ति के लिए तुम लड़ रहे हो उसी ने तुमसे मां बाप छीन लिए, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। उस रात रामस्वरूप ने गोमती देवी से कहा, जिसने हमारे बुढ़ापे में साथ दिया वही हमारी अपनी है। अब मैं एक फैसला कर चुका हूं। 2 दिन बाद वे गांव के वकील के पास गए। कांपते हाथों से उन्होंने अपनी पूरी जमीन जायदाद की वसीयत सरिता के नाम लिखवा दी। वकील ने हैरानी से पूछा, बाबूजी, अपने बेटों के नाम कुछ नहीं? रामस्वरूप की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, बेटे जन्म से मिलते हैं, लेकिन औलाद कर्म से बनती है। जिसने हमें ठंड में रजाई दी, दवा दी, सम्मान दिया, वही हमारी असली बेटी है। वसीयत पर हस्ताक्षर करते समय उनकी आंखों से आंसू टपक पड़े। कुछ ही दिनों बाद रामस्वरूप की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई। गांव के डॉक्टर ने उन्हें शहर ले जाने को कहा, लेकिन दोनों बेटे एक दूसरे का इंतजार करते रहे। पहले वाले जाए, खर्च वहीं उठाए। आखिर सरिता ने अपने गहने गिरवी रखकर एम्बुलेंस बुलाई और उन्हें अस्पताल पहुंचाया। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। रामस्वरूप ने अंतिम सांस लेने से पहले सरिता का हाथ पकड़कर कहा, बेटी, हमेशा अपनी मां का ख्याल रखना। उनके जाने के बाद पूरे गांव में शोक छा गया। 13वीं के दिन वकील ने सबको बुलाया और वसीयत पढ़नी शुरू की। दोनों बेटे पूरे विश्वास से बैठे थे कि सारी जमीन उनके नाम होगी। वकील ने पढ़ा, मेरी पूरी चल अचल संपत्ति मेरी बेटी समान सरिता के नाम होगी, क्योंकि मेरे बुढ़ापे में उसी ने मेरी सेवा की। यह सुनते ही दोनों भाइयों के पैरों तले जमीन खिसक गई। बहुएं भी स्तब्ध रह गईं। राघव रोते हुए बोला, बाबूजी ने हमें माफ भी नहीं किया। सरिता की आंखों में आंसू आ गए। उसने वसीयत अपने सीने से लगाई और बोली, मुझे जमीन नहीं चाहिए थी, मुझे तो बस बाबूजी और अम्मा का आशीर्वाद चाहिए था। फिर उसने ऐसा काम किया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की। उसने दोनों भाइयों से कहा, यह संपत्ति मैं अपने पास नहीं रखूंगी। इसे तुम दोनों को तभी मिलेगी जब तुम अपनी मां को कभी बांटोगे नहीं, बल्कि एक ही घर में सम्मान से रखोगे। दोनों बेटे अपनी मां गोमती देवी के चरणों में गिर पड़े। बहुएं भी रोते हुए माफी मांगने लगीं। गोमती देवी ने आंसू पोंछते हुए कहा, बेटा, मां बाप संपत्ति नहीं होते जिन्हें हिस्सों में बांट दिया जाए। उस दिन दोनों भाइयों ने घर की बीच वाली दीवार गिरा दी। वर्षों बाद वह आंगन फिर से एक हो गया। मां बाप की सेवा से बड़ी कोई विरासत नहीं होती। जो उनका सम्मान करता है वही सबसे बड़ा वारिस बनता है।